ज्ञान विविध संस्कृत के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में मैं अरविंद पारिक का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम सिंधु घाटी सभ्यता का जो टॉपिक था उसकी तीसरा वीडियो बनाने जा रहे हैं। लगभग वीडियो बन चुका है। थोड़ा सा बच्चों के कमेंट और मैसेज आ रहे हैं कि सर आपकी आवाज़ है वो क्लियर नहीं आ रही है, वीडियो क्लियर नहीं आ रहा है या नोट्स साफ दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो आज धीरे धीरे टेक्नोलॉजी में मैंने आपको पहले ही बता रहा है कि हम सुधार कर रहे हैं, धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। कोई भी काम एक दिन में नहीं होता है। तो आज हम तीसरा जो क्लास है उसमें सिंधु घाटी सभ्यता कंप्लीट कर देंगे और कुछ जो क्वेश्चन है वो भी निकाल लेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। कल हमने पढ़ा था कि पाक बालाकोट तक हमें संघ के साक्ष्य मिले हैं। आज हम बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि की। सब लिपि की सबसे ज़्यादा अक्षर जो है वो मछली के मिले हैं, लेकिन लिपि को पढ़ी नहीं गई है। अभी तक जो लिपि है वो पढ़ी नहीं गई है और लिपि जो थी वो गोमूत्र आकार की थी। गोमूत्र आकार जैसे मैं आपको बता देता हूँ, ऐसे। तो लिपि और सबसे पहले लिपि को पढ़ने का कार्य वेडेन महोदय ने किया है। तो देखिएगा, लिपि सिंधु लिपि को पढ़ने का सर्वप्रथम प्रयास जो है वो वेडेन महोदय ने किया था। इन्हें लिपि का ज्ञान था, यानी जो सिंधुवासी जो थे इनको लिपि का ज्ञान था। यह भाव चित्रात्मक लिपि में थे, यानी एक अक्षर या जीरो जो है, जैसे जीरो तो अपने भारत ने दिया है, वो गाना सुना होगा आपने, जब जीरो दिया मेरे भारत ने। तो जो लिपि है, जैसे किसी भी अक्षर को दो है, ऐसे इनके कुछ इशारे होते थे। यह दाईं से बाईं लिखी जाती थी, ये दाईं से बाईं लिखी जाती थी। इसे गोमूत्राक्षर लिपि, जैसे मैंने बताया है कि ब्रोस्टफेडन या दाईं से बाईं, ऐसे हम कह सकते हैं। इस प्रकार जो थी वो लिपि ऐसे लिखी जाती थी, जिसे गोमूत्राक्षर लिपि भी कहा जाता है। दूसरा शब्द है इसका ब्रोस्टफिडान या ब्रोस्टफेडन लिपि। इसमें हमें 375 से 400 के बीच में लगभग भाव मिलते हैं और ये लिपि अभी तक पढ़ी नहीं गई है, इसीलिए इसको आद्य ऐतिहासिक काल भी हम कह सकते हैं। सिंधु लिपि का सबसे लंबा अभिलेख 26 चिन्हों का है। ये कई बार क्वेश्चन में पूछ लेते हैं कि भी सबसे लंबा जो अभिलेख है हमें वो कितने चिन्हों का है, तो 26 चिन्हों वाला है। सिंधु लिपि में यू, अंग्रेजी का जो यू होता है, अक्षर व मछली के चित्रों का सर्वाधिक अंकन हमें मिलता है। ये ध्यान में लीजिएगा, यू जो अक्षर है अंग्रेजी का, उसके अक्षर और मछली जो है, मीन जो है, जिसके चित्रों का सर्वाधिक अंकन हमें मिलता है। अब बात करते हैं सिंधु की जो मूर्तियां और हमें मोहरें मिली हैं उनकी। देखो, मैंने पहले भी बताया था कि मंदिरों का अभाव था, मूर्तियां बननी शुरू हो गई थी लेकिन मंदिरों का अभाव था। और आरएस मेंस के हिसाब से भी मैंने ये दिखा है। देखो, मेंस में कई बार पूछ लेते हैं, शॉर्ट जो क्वेश्चन आते हैं, अपने लघुत्रात्मक जो क्वेश्चन आते हैं उसमें ये क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान में रख लीजिएगा कि मेंस के हिसाब से भी और रीड के हिसाब से भी कि वैसे क्वेश्चन जो है वो आते हैं। मूर्तियां व मोहरें, यहाँ से 3 तरह की मूर्तियां हमें मिलती है। नंबर 1 धातु की मिलती है, पत्थर की मिलती है। धातु जैसे तांबा है, सोना है, चांदी है, इस धातु की हमें मिली है। पत्थर की मिली है पाषाण जो युग है, क्योंकि वो पहले ही आ चुका था। मिट्टी की टेराकोटा जो है उसकी। मोहनजोदड़ो से नर्तकी की मूर्ति जो मिली है वो धातु की बनी हुई थी। मोहनजोदड़ो से जो नर्तकी की मूर्ति थी वो हमें धातु की मूर्ति थी। देमाबाद से धातु का रथ मिला है। मोहनजोदड़ो से नर्तकी की मूर्ति, ये हमने मोहनजोदड़ो जो पढ़ा था उस समय ये जिक्र कर लिया था। और देमाबाद से हमें धातु का रथ मिला है। मोहनजोदड़ो से पत्थर की मूर्ति, पत्थर की पुरोहित राजा की जो मूर्ति है, मेन मुख्य जो पुरोहित होता था उसकी मूर्ति भी हमें मिली है। टेराकोटा की यानी मिट्टी की जो मातृ देवी की मूर्ति है, मैंने बताया था कि लिंग और योनि उनकी वो पूजा करते थे, वृक्ष पूजा है वो भी करते थे। ज्यादातर मूर्तियां सेल खड़ी की थी, ये थोड़ा सा ध्यान में रख लीजिएगा। जितनी भी ज्यादा मूर्तियां थी साहब, वो सबसे ज्यादा अगर आ जाएगी सर्वाधिक जो मूर्तियां थी किस धातु की है, किसकी बनी हुई थी, तो सेल खड़ी की थी। ज्यादातर मूर्तियां चौकोर हुआ करती थी, हालांकि अलग अलग बेलनाकार है,
वर्गाकार है, लेकिन सर्वाधिक जो मिली है वो हमें चौकोर हुआ करती थी। मौर्य वस्तुओं की गुणवत्ता एवं व्यक्ति की पहचान की द्योतक होती थी। मौर्य जैसे आजकल वर्तमान समय में जिसके पास सबसे ज्यादा मकान हो, पैसे हो, फ्लैट्स हो, यानी उसकी कि हमें 4 व्हीलर गाड़ी हो, ऑडी वगैरह हो, तो हमें ये लगता है कि साहब ये फलाना व्यक्ति जो है वो बहुत ज्यादा पैसे वाला है। तो वैसे ही इसमें जो मोहरें वस्तुओं की गुणवत्ता, अभी सोने की अगर मोहरें हैं, चांदी की है, वर्तमान में जिसके पास सोना है वो धनी है, वैसे ही है। और व्यक्ति की पहचान का द्योतक की मोहरों पर हमें एक सिंगा, अगर आपने ऋतिक रोशन की जो मूवी आई थी मोहनजोदारो, उसमें अगर आपने देखा होगा तो उसमें ये जो एक सिंगा, एक सरंगी, जो सबसे ज्यादा 12 सिंगा जिसे हम कह सकते हैं, वो मोहरों पर एक सिंगा या एक सरंगी सबसे ज्यादा हमें मिला है। मोहनजोदड़ो व हड़प्पा में बड़ी मात्रा में मोहरें प्राप्त होती है, यानी सर्वाधिक हुई है हड़प्पा या मोहनजोदड़ो हड़प्पा, दोनों ही पाकिस्तान के स्थल है। बड़ी मात्रा में हमें मोहरें मिली है। कुबड़ वाला सांड है, यानी जो सांड है उसके कुबड़ निकला हुआ है, ये हमें मोहरें और लिपि यहाँ से मिली है। अब बात करते हैं सभ्यता का पतन। यहाँ तक जो थी, क्योंकि उत्थान और पतन जो है सब वो जिंदगी का शाश्वत सत्य और शाश्वत नियम है। जैसे सूर्य सुबह उदय होता है और फिर कुछ समय बाद में जब अपने समय के समय वह अस्त हो जाता है। हर एक चीज उदय के साथ उसका अस्त होना एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, वास्तविक सत्य है। तो हर सभ्यता का उत्थान हुआ है तो उसका पतन है। मनुष्य अगर जन्म लेता है तो उसका मृत्यु जो है वो निश्चित है, तो ये चलता रहता है। तो सीधी सी बात है कि सभ्यता का पतन भी हुआ था। और पतन के बारे में अनेक विद्वानों में ये मतभेद है कि कुछ विद्वान ये कहते हैं कि साहब इसका जो पतन है इस कारण से हुआ, कुछ लोग ये कहते हैं मलेरिया नामक एक महामारी, जैसे वर्तमान में ये कहा जाता है। पुराने बुजुर्ग, जैसे मैं कई बार गांव के जो बुजुर्ग व्यक्ति है उनके पास बैठ जाता हूं तो वो बताते हैं कि ऐसे बीमारी 100 वर्ष पहले आई थी, ऐसे आई थी। तो वो कई बार बताते रहते हैं कि 100 वर्ष बाद में एक बार महामारी आती है। आज से 100 वर्ष पहले एक महामारी आई थी जिसमें साहब ये हुआ था कि एक व्यक्ति को मुर्दे को शमशान घाट ले जाया जाता था, दूसरा जो व्यक्ति है वो मरा हुआ में अगला मिलता था। तो ऐसे बहुत भयंकर महामारी हुई थी और विश्व में हाहाकार मच गया था। 1956 में छपनिया काल, विक्रम संवत की बात करते हैं, RPSC RS 2011 इसके बारे में भी पूछ लिया है कि साहब छपनिया काल किस विक्रम संवत को पड़ा था। तो 1899 ईस्वी की बात थी। ये RS 2011 में ये क्वेश्चन भी पूछा गया। तो उस समय हालत ये हो गई थी कि लोगों के पास खाने के लिए अनाज नहीं था, वो पेड़ की टहनियाँ वगैरह है उनको भी नहीं छोड़ा था। तो वैसे महामारी थी। वर्तमान समय की हम बात करते हैं तो कोरोना जो महामारी है वो बहुत ज्यादा पूरे विश्व में फैल चुकी है। भारतीय जो है उसका थोड़ा सा वातावरण है, लेकिन भारत में भी काफी फैल चुकी है। तो वैसे ये सिंधु घाटी जो सभ्यता का पतन जो हुआ था उसके भी अनेक कारण माने जाते हैं। कुछ इतिहासकार ये कहते हैं कि साहब इसके लिए, जैसे कैसे व्हीलर साहब ये कहते हैं कि इंद्र इसके लिए जिम्मेदार था। मातुश्रोत ये कहते हैं कि जो नदी का जो मार्ग था वो पलट गया था। कुछ ये कहते हैं कि प्राकृतिक विपदा जो थी वो आ गई थी। कुछ ये कहते हैं कि जलवायु परिवर्तन था वो आ गया था। RS 2003 या इसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था कि सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के लिए इंद्र जिम्मेदार है, ईश्वर जो अपने भगवान इंद्र है वो जिम्मेदार है, ऐसा किस इतिहासकार ने या किस ने कहा था। तो ये कैसे व्हीलर जो साहब है, वैसे इस सभ्यता के पतन के बहुत सारे कारण हैं, लेकिन अनेक विद्वानों में अलग अलग मतभेद है। तो आइए हम उसके पतन के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं, थोड़ी सी चर्चा इनके विषय में कर लेते हैं। हालांकि मेंस के हिसाब से ये इंपॉर्टेंट नहीं है, RS मेंस वगैरह के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हमें क्या करना है, रीट फाइट करनी है या छोटी मोटी जो एग्जाम है SSC की वो फाइट करनी है। तो उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, तो सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसमें से पूछ लेते हैं। तो बात की हम यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, जो बंदे RS में मेंस अभी हाल ही में रिजल्ट आया है तो ये नहीं है, इसमें मेंस के हिसाब से नहीं है, लेकिन जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो थोड़ा सा देख लीजिएगा, वो लगभग कवर इसमें से हो जाएगा। सिंधु सभ्यता के पतन के कारण, पहला है गार्डनर चाइल्ड और मार्टिन व्हीलर के अनुसार आर्यों का आक्रमण। अब याद कैसे होगा कि सब बच्चे जो हैं, चाइल्ड यानी बच्चा जो होता है, चाइल्ड व्हीलर पर जा रहे थे, 2 व्हीलर पर जा रहे थे, अचानक व्यक्ति आर्यों का आक्रमण हो जाता है और आक्रमण के कारण ये डर कर भाग जाते हैं।
तो चाइल्ड और मार्टिन व्हीलर यानी बच्चा जो है वो किस पर आ रहा था, मार्टिन नाम की साइकिल थी, टू व्हीलर थी या मोटरसाइकिल थी, उस पे आ रहा था और आर्यों ने आक्रमण कर दिया और जिसके कारण सिंधु सभ्यता जो है, अपनी सिंधु घाटी सभ्यता है, उसका पतन हो गया था। बच्चा व्हीलर पर आ रहा था, आर्यों ने आक्रमण कर दिया, तलवार लेकर आ रहे थे और भाग गया। तो ये हमें याद हो जाएगा। दूसरा एस.आर. राव, सर जॉन मार्शल और मैके, ये कहते हैं कि साहब बाढ़ आ गई और बाढ़ के कारण जो है सभ्यता का पतन हो गया था। फिर जॉन मार्शल ये बात भी कहते हैं कि जॉन मार्शल प्रशासनिक शिथिलता के कारण भी जो सभ्यता का जो है वो अंत हो गया था। अमलानंद घोष जो ये कहते हैं कि जलवायु देखो इंपॉर्टेंट है ये थोड़ा सा, हालांकि इंपॉर्टेंट मैंने जो इंपॉर्टेंट है वही लिए हैं, बहुत ज्यादा जो कारण थे वो नहीं लिए हैं, क्योंकि मेरे एक मित्र हैं और काफी समय से वो कोचिंग में पढ़ा रहे हैं, अधीनस्थ सेवा में वो अधिकारी हैं, आरएस में उनका चयन काफी समय पहले हो गया है, अब की बार भी उनका आरएस में सिलेक्शन हो चुका है। तो वो कई बार हमें मुझे ये कहते हैं कि देख अरविंद, एक हमें पूरा पोथा या पूरी किताब लिखनी होती है, पूरा पढ़ना होता है, उससे बेटर है कि हम किसी लाइन को टच कर जाएं, वहां तक पहुंच जाएं, 100 में से जहाँ पे हमें 80 स्कोर होता है और अपना सिलेक्शन होता है तो उतना ही पढ़िएगा, क्योंकि पूरा पढ़ोगे तो वो होते हैं वो आपको याद भी नहीं होंगे। तो अमलानंद घोष ये कहते हैं कि साहब जलवायु जो है वो परिवर्तन उसमें हो गया था। इसके बाद में कनेडी जो है वो प्राकृतिक आपदा जैसे मलेरिया हो गई थी, मलेरिया के कारण कनेडी ये कहते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हो गया था। इसके बाद में माधोसुरु वत्स ये कहते हैं कि नदियों ने अपना रुख बदल लिया था, कोई भी नदी है अपना रास्ता बदल लिया था। तो इसका भी हमें ये सीधी तरीका है कि अपने गांव में ऐसा नाम मिल जाता है कि माधो सिंह जी बाबोसा जो है वो ये कहते हैं कि साहब इधर से नदी आ रही थी और ये नदी अपने गांव से होकर आने लग गई और इसलिए अपने गांव में भयंकर बाढ़ आ गई और जिसके कारण अपना गांव जो है वो तबाह हो गया था। तो ये दो चीजें याद होगी। और मैंने अभी बताया था कि भगवान इंद्र के लिए जिम्मेदार जो थे वो व्हीलर मानते हैं। निष्कर्ष रूप से हम ये कह सकते हैं कि इतनी विशाल सभ्यता के पतन के लिए बहुत से कारण जिम्मेदार रहे होंगे, बहुत से कारण जो है वो उत्तरदायी रहे होंगे, क्योंकि इसके लिए सभी इतिहासकार एक मत नहीं है। सभी इतिहासकार ये कहते हैं कि सब ऐसा हुआ था वैसा हुआ था, लेकिन हमें सब इतिहासकार की जो मुख्य बातें हैं, जैसे माधोसुरु वत्स कहते हैं कि सब नदियों से मार्ग परिवर्तन हो गया था, कैनेडी ये कहते हैं कि मलेरिया नामक रोग हो गया था, और आपके सर जॉन मार्शल ये कहते हैं कि प्रशासनिक शिथिलता के कारण जो है वो सभ्यता का अंत हो गया था। चाइल्ड और व्हीलर महोदय ये कहते हैं कि सब आर्यों का आक्रमण जो था वो हो गया था। और इसके अलावा कुछ इतिहासकार अलग अलग अपने मत देते हैं, लेकिन इसके हिसाब से निष्कर्ष ये कहते हैं कि सब इसके लिए बहुत से जो कारण थे वो उत्तरदायी है। अब बात करते हैं, देखो कुछ स्थल ऐसे हैं साहब जो हमें उत्तर हड़प्पा की जब सभ्यता की शुरुआत हुई थी उस समय भी था, मध्य में भी था, और जब सभ्यता का पतन हुआ था उस समय के भी स्थल हमें यहाँ से मिलते हैं। तो कुछ जो है परीक्षा की दृष्टि से मैंने लिए हैं, तो वो थोड़ा सा आप लिख लीजिएगा, ये स्क्रीनशॉट जो है वो ले लीजिएगा। देखो कालीबंगा, बनावली, राखी गढ़ी, धोलावीरा, ये पूर्व हड़प्पा कालीन स्थल है, यानी हड़प्पा से पहले के स्थल भी है। तो देखो जो अपने वैश्य समाज होता है, बढ़िए जो होते हैं, उनमें एक कास्ट होती है काबरा, जैसे माहेश्वरी या अग्रवाल जो होते हैं उनमें काबरा कास्ट होती है। तो काबरा में देखो कालीबंगा का का, बनावली का बै और राखी गढ़ी का रा, काबरा जो है वो धोलावीरा में गए। तो ये चारों जो है वो हमें याद हो जाएंगे। कालीबंगा जो है वो काबरा है, राजस्थान में है, बनावली जो है वो है हरियाणा में है, राखी गढ़ी में आपको पहले ही बता चुका हूँ कि ये राजस्थान भारत का सबसे बड़ा स्थल है। सीटेट का ये क्वेश्चन था, ये हरियाणा में है। धोलावीरा जो है हमने बात की थी कि इसे लेक उपनाम इसका लेक सिटी भी था, और आपका धोला यानी सफेद और वीरा यानी कुआ, सफेद कुआ के कारण इसका नाम जो है वो आपका धोलावीरा पड़ा था। वीरा जो है पंजाबी भाषा में वीरा को का अर्थ होता है कुआ, और आर.एस. बिष्ट ने इसकी खोज की थी। राखी गढ़ी जो है वो हरियाणा में, कालीबंगा काले रंग की चूड़ियां अमलानंद जो थे अपने 1953 में इसकी खोज की थी, अपने राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में है। ये दोनों ही पूर्व हड़प्पा कालीन स्थल है, तीनों चारों शब्द। तो काबरा जो है वो
धोलावीरा गया या धोलावीरा देखने गया, तो ये याद हो जाएगा। दूसरा रंगपुर और रोजदी, ये दोनों है हमें उत्तर हड़प्पाकालीन स्थल है। ये दोनों उत्तर हड़प्पाकालीन स्थल है कि साहब आ जाता है कि इनमें से कौन सा स्थल उत्तर हड़प्पाकालीन है, तो दोनों आप याद रख लीजिएगा। दोनों जो है वो रै से शुरू होता है, रंगपुर और रोजदी। और ये रोजदी जो है यहाँ पर हाथी पाले जाते थे। अभी हाल ही में व्याख्याता भर्ती परीक्षा का जो जीके का जो फर्स्ट पेपर था, हिंदी विषय जिसमें था, उनका जो जीके का फर्स्ट पेपर हुआ था उसमें बहुत इजी क्वेश्चन आ गया था। हालांकि ये काफी पहले परीक्षा में आ चुका है, उत्तर प्रदेश की परीक्षाओं में भी, यूपी पीसीएस में भी ये आ चुका है, लेकिन अभी हाल ही में जो 3-4 महीने पहले जनवरी में अपनी जो परीक्षाएं हुई थी व्याख्याता भर्ती परीक्षा, जिनमें जो जीके का पहला क्वेश्चन था उसका एक क्वेश्चन था सनोली कहाँ पर है। सीधा का सीधा प्रश्न पूछ लिया गया था कि सनोली कहाँ है, तो सनोली उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में है। तो मैंने वो भी यहाँ पर लिया है आप लोगों के लिए कि आगामी परीक्षाओं में इसमें से क्वेश्चन कहाँ से पूछ सकता है या कहाँ से आ सकता है। तो आप देख लीजिएगा सनोली वाला जो स्थल है वो मैंने लास्ट में लिया है ताकि आप लोगों को थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल से जानकारी लीजिएगा, क्योंकि अगर फर्स्ट ग्रेड में है तो रीट में अगर इसमें से क्वेश्चन आ सकता है। तो देखिएगा सनोली कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में है। इसका उत्खनन डीवी शर्मा ने किया था। ये यमुना नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे है? यमुना नदी के किनारे है। ये विशेषता इसकी है कि ये उत्तर हड़प्पाकालीन विशाल कब्र का है, यहाँ से हमें मिली है कि उत्तर हड़प्पाकालीन विशालतम कब्र का। देखो कब्र का कि कई अपने राजस्थान की अगर हम बात करते हैं तो साहब जो आपका बयाना भरतपुर वाला जो क्षेत्र है जहाँ पे जाट राजा शासन करते थे, वहां पे इतिहासकार ये कहते हैं कि ये मक्का से कम नहीं था, मक्का मदीना से कम नहीं था, मक्का से केवल और केवल 2.5 कब्रें जो थी वो एक कम थी। 2.5 कब्रें अगर हो जाती तो ये मक्का जितनी कब्रें हो जाती थी। वहां पे पहले उस्सा मंदिर था, फिर उसको मस्जिद बनाया गया था, फिर वापस उस्सा मंदिर बनाया गया था। ये हम जब राजस्थान जीके पढ़ेंगे तो उसमें इसका विस्तार से हम अध्ययन करेंगे। साहब इसकी विशेषता ये है कि ये उत्तर हड़प्पाकालीन विशालतम कब्रगाह है। यहाँ से हमें रत्न की प्राप्ति होती है, यहाँ से हमें रत्न की प्राप्ति होती है। सनोली एकमात्र स्थल है जो मशरूम के आकार, मशरूम आप देखी होगी गांव में जब अगर बारिश हो जाती है उस समय अचानक जो अपने खेत है उसमें बहुत कम कई खेतों में जो होता है एक वाइट सा पौधा होता है। आजकल वर्तमान समय में इसकी खेती भी की जाती है। और अपने राजस्थान के सीकर जिले में एक पारिक है, नानी जो गांव है वहाँ एक पारिक है, उनको राष्ट्रपति अवार्ड भी मिला था इस मशरूम की खेती के लिए। तो वो भी अपने करंट के हिसाब से इंपोर्टेंट है, परीक्षा में पूछा गया था। तो सनोली एकमात्र स्थल है जहाँ मशरूम के आकार का पायदार तस्त्री जो अपनी प्लेट होती है उस आकार की होती है, तस्त्री श्रेणी का एक पात्र मिला है। वायलिन जो बजाने का कार्य होता है, वायलिन के आकार का तांबे का एक पात्र पाया गया है। और सेल घड़ी से निर्मित मानव आकार के पुतले, कंकाल के दोनों हाथों में कंगन, यानी जो सेल घड़ी से निर्मित मानव के आकार का एक पुतला मिला है और एक जो कंकाल मिला है उसके जो दोनों हाथ, मरने के बाद में जो दोनों हाथ है उनमें तांबे के कंगन हमें मिले हैं। और पास ही पशुओं को, यानी पहले इस सभ्यता की एक ये थी कि उनको अंधविश्वास था। मैंने पहले भी बताया था कि इस सभ्यता में उन लोगों को क्या था, अंधविश्वास था। और अंधविश्वास में वो क्या करते थे कि व्यक्ति की मृत्यु के बाद में उसे प्यास भी लगती है, उसे भूख भी लगती है। तो जब उस व्यक्ति को दफनाया जाता था तो उसके पास जो है किसी जानवर को, जैसे कुत्ता है, भेड़ है, बकरी है, उसको दफना दिया जाता था और पास में घड़ा रख दिया जाता था कि बंदे को प्यास भी लग सकती है और भूख भी लग सकती है। तो वैसे अंधविश्वासी ये लोग थे। तो इसमें दोनों हाथों में कंगन और पास ही किसी पशु को दफनाया गया है ताकि अगर भूख लगे तो उसे वो खाना खा ले, ये उनका अंधविश्वास था। चनूहुद्रो, ये यहाँ अपना सनोली कंप्लीट हो जाता है। और चनूहुद्रो व अलाहदीनों की किलेबंदी नहीं थी। ये थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा कि किलेबंदी किन में नहीं थी। चनूहुद्रो में मैंने आपको बताना भूल गया था, लिखाना भूल गया था, बताया तो था मैंने, आप वीडियो देख सकते हो। चनूहुद्रो और अलाहदीनों की जो दोनों स्थल है उसमें किलेबंदी नहीं थी। और इस सभ्यता में हमें देखो इस सभ्यता में हमें किन चीजों के अवशेष नहीं मिले हैं। अब
अगर आपके पास नोटबुक हो तो आप एक बार लिख लीजिएगा। एक तो मंदिर के अवशेष नहीं मिले हैं, मंदिर के अवशेष नहीं मिले हैं, नदी उपासना के अवशेष भी नहीं मिले हैं। जब हम आगे वाला टॉपिक वैदिक सभ्यता पढ़ेंगे तो उसमें सबसे जो नदियां थी अपनी सरस्वती है, सिंधु जो है, गंगा है, गंगा का एक बार उल्लेख हुआ है, और कई नदियां जो थी वो बहुत ज़्यादा देवताओं के प्रिय थी, और कईयों में सोना भी हमें मिलता था, तो इसे हिरण्य नदी भी कहा जाता था। तो वो अगले जो टॉपिक अपना वैदिक सभ्यता उसमें हम पढ़ेंगे। लेकिन इसमें नदियों की उपासना नहीं होती थी, एक मंदिर नहीं मिले हैं, नदियों की उपासना नहीं मिली है, एक सिंह जो जानवर है वो नहीं मिला है, हाथी नहीं मिला है, घोड़ा नहीं मिला है, धातु की बात करें तो लोहा नहीं मिला है, नहरों द्वारा सिंचाई। हालांकि अपवाद की अगर हम बात करें तो हमने पढ़ा था कि जो ऑक्सस नदी के किनारे जो है अफगानिस्तान का जो स्थल है उसमें नहरों द्वारा सिंचाई होती थी, शोध हुई जो वगैरह है उसमें, लेकिन यहाँ से नहरों द्वारा सिंचाई नहीं होती थी। इसके अलावा सिंह नहीं मिला है, धातु की बात करें तो लोहा नहीं मिला है, पन्ना नहीं मिला है। आजकल कुछ लोग अपने हाथों में या गले में जिस धातु को पहनते हैं, सुनीला है, पन्ना है, तो वो पन्ना किसी व्यक्ति का नाम नहीं है भी। तो मंदिर, नदी उपासना, नहरों द्वारा सिंचाई, सिंह, पन्ना और लोहा, इन चीजों के अवशेष हमें इस सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए हैं। ये अपनी जो 3 वीडियो में अपनी सिंधु घाटी जो सभ्यता है वो पूरी हो चुकी है। हालांकि मैं थोड़ी सी आपसे ये आशा करता हूँ कि आप इस वीडियो को एक बार नहीं 2-3 बार देखें, ताकि जो कंसेप्ट है वो आपके क्लियर हो जाएगा। और इसके बाद में जो परीक्षा की दृष्टि से मैंने जो इम्पोर्टेंट जो टॉपिक लिए हैं वो भी इसमें लगभग आपका कवर हो जाएगा। थर्ड जो क्लास है इसके बाद में मैं एक राजस्थान जो कला संस्कृति की है उसकी क्लास लेता हूँ, और उसके बाद में अपनी एक क्लास जो है वो प्रश्नोत्तर है। जो भी टॉपिक अपना कंप्लीट हुआ है, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता कंप्लीट हो गया तो उसके मैंने 15 क्वेश्चन या 16 क्वेश्चन जो शनिवार वाली यानी मीन्स कल वाली जो है, यस्टरडे बीता हुआ कल जो है उसकी क्लास में मैं आपको ले चुका हूं, और बाकी की जो क्लास है वो मैं आज पूरी करूंगा। तो आप इसके साथ क्वेश्चन भी निकालें ताकि आपकी प्रैक्टिस होती रहे, क्योंकि कई बार हम क्या करते हैं, ये पढ़ता किताबें भी पढ़ लेते हैं, नोट्स भी पढ़ लेते हैं, यूट्यूब पर भी पढ़ लेते हैं, लेकिन होता क्या है प्रैक्टिस सेट नहीं करते हैं, प्रैक्टिस नहीं करते हैं, घर पे क्वेश्चन नहीं निकालते हैं और क्वेश्चन को पूरा भी नहीं पढ़ते हैं। यानी क्वेश्चन को पूरा नहीं पढ़ा और अंत में नहीं लिखा हुआ है, और सबसे पहला जो ऑप्शन है उस पर तुरंत क्लिक कर देते हैं कि हाँ साहब ये अपना राइट हो गया। घर पर आकर जब मिलाते हैं तो फिर सर पकड़ते हैं कि अरे साहब इसमें तो नहीं किया हुआ था और हमने ये कर लिया। तो वहां पर हम अक्सर गलती कर जाते हैं और 1-2 नंबरों से सिलेक्शन से या वंचित रह जाते हैं, तो बाद में वो बड़ा तकलीफ देह भी होता है, मन में मानसिक रूप से भी हम ये होते हैं कि यार सिलेक्शन नहीं हुआ। हालांकि जो सिलेक्शन देते हैं वो कोई ऊपर से नहीं पढ़ते हैं, हमारे जैसे ही जो लोग होते हैं वो सिलेक्शन दे देते हैं, और सिलेक्शन देते हैं जब पता भी नहीं चलता है, अनुभव के साथ हो जाता है और धीरे धीरे कंसेप्ट भी अपना क्लियर हो जाता है। तो आप इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान में रखिए कि जो टॉपिक है पहली 2 कक्षाओं में मैं मानता हूँ ना मेरा फेस दिख रहा था, ना शायद नोट्स भी अवेलेबल नहीं होता था। तो आप कमेंट बॉक्स में जो है मैं मेरे नंबर दे दूंगा, आप व्हाट्सएप से मुझे कर देना, मैं आपको PDF फाइल जो है वहाँ अवेलेबल करवा दूंगा, या अपने जो है हो सकेगा तो आप अपने व्हाट्सएप नंबर उसमें डाल दीजिएगा तो मैं उन पर सेंड कर दूंगा। जो नोट्स नहीं हो रहे हैं उनके नाम और वो कर देना, क्योंकि पहली 2 कक्षाओं में काफ़ी इश्यू आया था। स्टूडेंट जो पढ़ाए हुए हैं कोचिंगों में या कॉलेज में, तो वो ये कहते थे कि साहब मुझे हमेशा नोट्स दिखाई नहीं दे रहे हैं, आपका फेस जब दिखाई नहीं देता है तो जो हमारा तालमेल होता है वो भी नहीं बैठ रहा है। तो देखो टेक्निकल इश्यूज है, धीरे धीरे हम उसमें इम्प्रूवमेंट कर लेते हैं। पहले कभी मेरा भी पढ़ाया हुआ नहीं है ऑनलाइन, पहली दफ़ा है ये। और दूसरी अगर हम बात करते हैं तो टेक्नोलॉजी से इतने जुड़े हुए भी नहीं हैं। तो ये सिंधु घाटी सभ्यता वाला जो टॉपिक है ये आप एक बार घर पे प्रैक्टिस कीजिएगा, ज़्यादा बड़े वीडियो भी नहीं है। नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप पूछ सकते हो, मैं नीचे कमेंट बॉक्स में ये दे दूंगा। धीरे धीरे आपको क्लासें अच्छी इजी वे में समझ में भी आ जाएगी। और मैं दावे के साथ कहता हूँ कि रीड मेरा जो हिस्ट्री और कल्चर का जो है और जो मैं करवा रहा हूँ जो टॉपिक, उसमें लगभग आप अच्छा स्कोर करोगे, बेटर देन बेस्ट देने की आप भी कोशिश कीजिएगा। लेकिन देखो बिना पढ़े तो कैसे होगा, आपको एक बार उसको देखना पड़ेगा। अभी मुझे आज्ञा दीजिएगा, नमस्कार।